Good evening, dear students. Welcome to the 30-day challenge English course. In today's class, we will learn how to use working of English. We are already learning through the editorial experiments in the exams and also learn how to handle various patterns in the exam. So without wasting any time, let's start the class. Today's pattern is idiom phrase, very important pattern and also very confusing for most of the students. तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर जो ईडियम फ्रेज का जो पैटर्न होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है क्योंकि सर उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो मैक्सिमम ऑप्शन हमें लगता है कि सारे के सारे इसका मीनिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं जो ईडियम वहाँ पे पूछी गई है क्योंकि सारे मैक्सिमम सर क्या होते हैं सिमिलर सा मीनिंग लेते हुए होते हैं तो वहाँ पे हमें उनमें एलिमिनेशन नहीं कर पाते हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाते तो सर ये जो पैटर्न है वो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है तो प्लीज़ सर हमें ये वाला पैटर्न करवा दीजिए तो इसीलिए मैं आज आपके लिए ये ईडियम फ्रेज वाला पैटर्न लेकर आया हूँ रियल में ये पैटर्न आपका बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न होता है तो आज की क्लास में आपका क्या चलेगा वही क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में चलेगा एमसीक्यू बेस्ड इसमें आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन के साथ में फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करोगे डायरेक्शन भी एक बार खुद से पढ़ोगे उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ईडियम फ्रेज का जो पैटर्न है वो जो रियल में उसका क्या मेथड है किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है तो इस क्लास के बाद में आपको ईडियम फ्रेज के जो पैटर्न है उसके अंदर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरा का पूरा सेंस पे आपका चलता है तो यहाँ पे मैं आपको बेस्ट मेथड सिखाऊंगा ईडियम फ्रेज को सोल्व करने का ठीक है तो अभी अपना क्या होगा वैसे क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में चलेगा तो सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी जिसको आपने खुद से रीड आउट करना है एक बार के लिए उसके बाद में आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा जिसको आपने खुद से क्या करना है यहाँ पे अटेम्प्ट करना है जिसके लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा विद इन 1 मिनट आपने लाइव चैट के अंदर मुझे उसका आंसर देना है और विद सॉल्यूशन आप लोगों ने मुझे उसका आंसर देना है क्लियर आप लोगों के तो इस तरीके से अपने करेंगे उसके बाद में मैं आपको सोल्व करूंगा फिर एक का सॉल्यूशन होने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा सेम का सेम ऐसे ही चलेगा 1 मिनट का टाइम मिलेगा उसके बाद में आपने उसका आंसर देना लाइव चैट में उस विद इन 1 मिनट के अंदर और उसके बाद में मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को तो आप डायरेक्शन अब आपके सामने अपीयर हो जाएगी तो आप रीड आउट करना स्टार्ट कर देना तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा डायरेक्शंस को रीड आउट करने के लिए स्टार्ट करो रीड आउट कीजिए डायरेक्शंस को जल्दी से आई थिंक आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा डायरेक्शंस को तो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा अभी तो जैसे क्वेश्चन अपीयर होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो बी रेडी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट स्टॉप आप लोगों ने आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन को अब आंसर की देख लेते हैं यहाँ पे तो आंसर आपका ऑप्शन सी है ठीक है तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सही है तो देख लेना आपका सही है या गलत है तो अब अपने कर लेते हैं एक बार डायरेक्शन रीड आउट कर लेता हूं और मैं बताता हूं आपको कैसे करना होता है ईडियम फ्रेज के पैटर्न को तो डायरेक्शन रीड आउट करने चलते हैं तो इसने बोला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 5 अल्टरनेटिव है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज मतलब जो उस ईडियम फ्रेज का बेस्ट मीनिंग एक्सप्रेस करे हो सकता है एक से ज्यादा आपको लग रहा हो कि एक से ज्यादा इसके मीनिंग आ रहे हैं लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो वाला ऑप्शन आपको चूज करना है क्योंकि ऑप्शन तो एक ही चूज होता है और बेस्ट ही चूज होता है समझ में ये चीज अब स्टार्ट करने से पहले सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं ईडियम फ्रेज होता क्या है हिंदी के अंदर आपने पढ़ा होगा मुहावरे लोकोक्तियां जो मुहावरे लोकोक्तियां होता है वो आपका इंग्लिश में उसको ईडियम फ्रेज बोलते हैं अब इसको करने का मेथड क्या होता है सबसे बेस्ट मेथड है सेंसिबल वे में चलता है जो ईडियम फ्रेज आपको दी गई है जो लाइन आपको दी गई है ईडियम फ्रेज जो वहां पे वो कभी भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं लेती
उसके अंदर ईडियम फ्रेज में क्या होता है, उसका मीनिंग उसके अंदर छिपा होता है। अगर आप उसका डेप्थ में सोचते हो, उस डेप्थ में वो मीनिंग है छिपा होता है। सबसे दिक्कत बड़ी क्या होती है स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्ट मीनिंग ले लेते हैं, जैसे सेंटेंस है वैसा का वैसा मीनिंग ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जैसी वो लाइन दी गई, ईडियम दी गई, वैसा का वैसा मीनिंग नहीं। हाँ, जो एग्जाम्पल दिया गया उस एग्जाम्पल को डेप्थ में सोचकर कि वो कन्वे क्या करना चाहता है, रियल में उसका भावार्थ क्या है, वो ही उसका रियल मीनिंग होता है किसका, उस ईडियम फ्रेज का। जैसे अपने बात करें हिंदी में, जैसे आपके हिंदी के मुहावरे लोकोक्तियां हैं, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे तो ऐसे होंगे जिनका ज्यादा चमका हुआ है, टेढ़ा चमका हुआ वो वाले, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। पिक्चर सर ने बोला था पिक्चर बनानी है, पिक्चर बनाकर देखना है, तो वो पिक्चर बनाकर क्या देखेंगे कि ऊंट खड़ा है, जाकर उसके मुंह में जीरा दे दिया। कहीं तो प्रैक्टिकल भी कर लेंगे कि ऊंट के मुंह में जाकर जीरा दे दिया। ऐसा प्रैक्टिकल मत करना, जीरा देने गए तो कहीं ऐसे ना ऊंट के मुंह में खुद ही चले जाओ, खींच लेगा आप, समझ आए चीज, तो ऐसा काम मत करना। तो ऊंट के मुंह में जीरा दिखाएगा, इसका मतलब क्या है, ऊंट के मुंह में कि जीरा का मतलब ये थोड़ी है कि ऊंट खड़ा है उसके मुंह में जाकर जीरा दे दिया। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो कि ऊंट है और उसको क्या खिला रहे हो आप, जीरा दे रहे हो उसके मुंह में, तो ऊंट का जो पेट भर जाएगा क्या उस जीरे से। इसका मतलब क्या निकला इस बात का, जो जरूरतमंद व्यक्ति है जरूरत के हिसाब से उसको ना देना, जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको कोई चीज ना देना। इतने बड़े ऊंट को जीरा दिया ओनली, तो उसको तो क्या होगा, कुछ कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। समझ में आ रही है चीज, बिल्कुल भी पेट नहीं भरने वाला उसको, तो ठीक है, समझ में आ रही है चीज। तो ये इसका रियल मीनिंग है, तो डेप्थ में सोचना पड़ा ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बहुत सारे ऐसे सोचेंगे अब इसका मीनिंग ये थोड़ी है, अगर आप डायरेक्ट मीनिंग लेते हो तो ये थोड़ी होगा। डायरेक्ट मीनिंग तो ये होगा इसका कि क्या हुआ कि लेडीज संगीत वगैरह था, शादी वगैरह में लेडीज संगीत होना था, लेडीज गई वहां पे, ठीक है, लेडीज संगीत के अंदर, तो कुछ जो लेडीज थी उनको क्या नहीं था, वहां पे डांस करना नहीं आता। नाच न जाने मतलब डांस करना नहीं आता था, नॉर्मल अगर सोचें तो उसको, तो उनको डांस करना नहीं आता था, और उनको फिर वहां पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की गई कि थोड़े एक दो ठुमके तो लगाई दो आप। तो उन्होंने बोला हमें नहीं आता डांस करना, तो उनको बोला गया एक दो ठुमके लगा दो। तो जैसे ही वो ठुमके लगाने के लिए खड़ी हुई, तो क्या हुआ, आंगन टेढ़ा हो गया और वो सारी की सारी गिर गई, वहां पे नीचे गिर गई। तो ऐसा तो नहीं होगा ना, पिक्चर ऐसी तो नहीं बन रही ना किसी की, ऐसी बन रही है, इसका मतलब आपका टेढ़ा चमका हुआ, थोड़ा सा आप इसको बुझा लीजिए कि वो नाचने लगी, नाचना तो नहीं आता लेकिन उनको बोला गया एक दो ठुमके लगा दीजिए, तो वो जैसे ही नाचने लगी, ऐसे तो कोई भी नाच लेगा, मतलब एक दो ठुमका तो कोई भी लगा सकता है ना, तो वो नाचने लगी, इतने में आंगन टेढ़ा हो गया, सारी की सारी गिर गई। तो ये मीनिंग नहीं है उसका, मतलब देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने, नाचना नहीं आता, आंगन टेढ़ा है, ऐसा बोलते हैं। मतलब नाचना नहीं आता खुद को, और बोलते क्या है कि आंगन टेढ़ा है आपका, तो नाचे कैसे, आपका आंगन टेढ़ा है। मतलब क्या निकला, बहानेबाजी करना, काम आता नहीं है वो, ठीक है, करना वगैरह, और बोलते क्या है उसमें कुछ और फॉल्ट निकालने लग जाते हैं कि इसमें तो ये दिक्कत थी, जैसे पेपर अपना पास नहीं होता, समझ आया चीज, पढ़ाई अपनों ने की नहीं थी, और बोले एग्जाम बहुत ज्यादा टफ था, पता नहीं एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, कि एग्जाम अपना आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसे बोल देते हैं, पढ़ाई खुद ने नहीं की। तो वो वाला केस है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इसका मीनिंग ये थोड़ी होगा डायरेक्ट देखें तो, कि पुलिस वालों ने चोर को पकड़ना था, तो जिन पे उनको शक था, जो सस्पेक्टेड थे, उन सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। इतने में आंधी आई और क्या हुआ, जो चोर था उसकी दाढ़ी में तिनका चला गया, दाढ़ी में जाकर तिनका फंस गया और चोर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। क्यों, क्लीन सेव वाला चोर नहीं हो सकता, चोर क्लीन सेव भी तो रख सकता है ना। तो सोचने वाली बात, इसका मतलब ये थोड़ी है, मतलब क्या निकला कि चोर जो है उसकी दाढ़ी में तिनका है, मतलब वो सबसे अलग दिखाई देता है। रियल में जो दोषी होता है, जो चोर है या जो दोषी है, वो अपने आप ही अपने हाव भाव वहां एक्सप्रेशंस दिखा देता है कि यही बंदा क्या है, गिल्टी। जैसे होता है कि नहीं होता, मान लो आपने कोई गड़बड़ की है और जब पूछा जाए किसने गड़बड़ की, तो आप शो ऑफ करते हो ज्यादा, हाँ यार किसने गड़बड़ की, ओवर एक्टिंग, समझिए चीज, ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है वहां पे। तो ओवर एक्टिंग स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट पकड़े जाते हो। तो ये भी बहुत तगड़ी वाली बात है, रियलिटी है ये। जिस बंदे ने किया, एक कहानी सुनी होगी कि वो एक चोरी करके लाता है मूर्ति को, और वो अपने कोट में डाली हुई होती है, और जैसे वो गांव से निकलता है तो उसको ऐसे लगता है कि सारे के सारे उसी को देख रहे हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। जब आप कुछ ना कुछ गलत करने जाते हो, कोई भी काम गलत काम करने जाते हो, XYZ जो भी, तो आपको ऐसे लगता है कि नहीं लगता, आपको ऐसे ही लगता है कि सारे के सारे मुझे ही देख रहे हैं, सबका मेरे पे शक है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है।
और नॉर्मल रूटीन में भी वैसे ही देखते हैं, लेकिन तब आप नहीं सोचते क्योंकि तब आपका माइंड नहीं है, तब तो आप मतलब नॉर्मल वे में जा रहे हो। लेकिन जिस दिन कुछ ना कुछ गलत किया होता है और जिस दिन आपकी वहां पे गलती होती है तो आपको ये लगता है कि सारी मेरी तरफ ही उंगली उठा रहे हैं, आपको अपने आप, क्योंकि वो माइंड अपने आप डेवलप कर लेता है ऐसी सोच। तो ये होता है, तो इसका डेप्थ में मीनिंग लेना पड़ेगा, रियल मीनिंग इसका क्या होता है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? इसी तरीके से इंग्लिश में बात करें, जैसे एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब क्या है? जैसे अपने यहाँ पे घड़ी की बात करें, ठीक है, ये घड़ी है आपकी क्लॉक, क्लॉक में बात करें तो एट द 11th आवर 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार क्लॉक तैयारी कर लेते हैं, 11, तो ये 12वां घंटा है। यहां से आपका काम स्टार्ट हुआ और ये चलता 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 यहां ये 11th आवर है और ये 12th है। तो मतलब एट द 11th आवर का मतलब जैसे अपने को होमवर्क मिलता था दिवाली वगैरह की, होली वगैरह की छुट्टियों में अपने को होमवर्क मिलता था ना, तो अपने क्या करते थे, काम दिया है वो पहले नहीं करते थे, पहले अपने खेलते थे, मजे करते थे, खेलते थे खेलते थे खेलते थे, खेलते रहते थे, और लास्ट में जाकर अब तो स्कूल का टाइम हो गया, ठीक है, वापस स्कूल लगने वाला हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 11th आवर पे जाके कर, लास्ट टाइम, एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे जाके करना, वो वाला केस। और मेरा एक स्टाइल था सबसे बेस्ट, मैं क्या करता था, मैं स्टार्ट के 1-2 दिन में काम पूरा कर लेता था, 3-4 या जितने भी टाइम लगता, जितने दिन, उनमें काम करके फिर मैं मस्ती करता था, मैं खेलता था, फिर मैं लास्ट तक खेलता था। और मेरे कजन वगैरह जो है वो क्या करते थे, वो उनका वही रूटीन था। तो मैं तो पहले मैंने कर लिया, लास्ट में जाकर मैं मस्ती करता था और वो फिर काम करते थे वहां पे, जो होमवर्क कंप्लीट करते थे, और मैं क्या करता था, उनको चिढ़ाता था, मैं मजे करता था, उनके सामने खेलता था, मैं आ जाओ ठीक है, समझ आया चीज। तो वो वाला केस है। और रियल में जब एट द 11th आवर पे अपने काम करते थे, होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते थे, तो वहां अपना कंप्लीट भी नहीं होता था और फिर जाके अपने मार भी खानी पड़ती थी स्कूल वगैरह में। तो ये तो सभी को याद होगा एट द 11th आवर, ये तो सभी को याद है आई थिंक आप लोगों को, ये तो आपको आनी चाहिए एट द 11th आवर। अब इसका मतलब लास्ट मोमेंट पे कोई काम करना, जैसे रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब ये थोड़ी है रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ते और बिल्लियां बरस रहे हैं, कि आज बारिश में क्या हुए, हमेशा क्या होते हैं, ओले वगैरह गिरते थे, अब की बार कुत्ते बिल्लियां गिर रहे हैं, तो कुत्ते बिल्लियां थोड़ी गिरते दिखाई देंगे, मतलब क्या है, वेरी हैवी रेन, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना होता है। क्लियर हुआ आप लोगों के? अब स्टार्ट करते हैं सोल्व करना इसको। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करें यहाँ पे सोल्व करना। तो इसने क्या बोला है, पढ़ना है, डायरेक्ट मीनिंग लेते हुए एक बार पिक्चर बनाना, जो सेंटेंस है उसकी पिक्चर बनाना, और उसको डेप्थ में देखेंगे अपने जो ईडियम है। आर साइंटिस्ट, हमारे जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक वगैरह है, आर पता नहीं क्या कर रहे हैं, आगे देखेंगे। अब ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, वो क्या कर रहे हैं, नया ग्राउंड, नई जमीन को ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं या खोद रहे हैं, एक ही बात है, नई जमीन को तोड़ रहे हैं। अब यहां से ध्यान में देखना, कोई नई जमीन है उसको तोड़ रहे हैं, नई जमीन टूटती हुई दिखाई देनी चाहिए। अब जो आपके इसमें ऑप्शन देखो, करने का एक ही मेथड है, ऑप्शंस को आपस में लड़ा दो। सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको 2 या 3 या ज्यादा जो आपके ऑप्शंस है उनमें अगर आपको कंफ्यूजन आता है, तो सबसे बेस्ट काम क्या होता है, ऑप्शंस को आपस में लड़ा दिया करो। जो बेस्ट होगा, जो वहां पे ताकतवर होगा, वो अपने आप जीतकर सामने आ जाएगा। अब इसका मतलब बहुत सारे ऐसे भी टेढ़ा चमकाते हैं कि सर आपने बोला था ऑप्शंस को आपस में लड़ा दो, मैं एग्जाम में जाकर मैंने पहले क्वेश्चन में ऑप्शंस को लड़ा दिया और मैं बैठ गया वहां पे, मैं बैठा रहा, सर वो लड़ते रहे, कोई फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं उनका। सब मैं पूरा का पूरा टाइम 20 मिनट्स इंग्लिश के सारे चले गए, सर लड़ाई चलती रही, कोई जीता ही नहीं वहां पे, तो सर अब उसमें मैं क्या करूं, मैं तो इंग्लिश में फेल हो गया। अरे बेवकूफ हूं, रियल में लड़ने का मतलब ये थोड़ी है वो आपको लड़ते हुए वहां पे थोड़ी दिखाई देंगे। मतलब अगर ऐसा आपको ऐसा किसी का सेंस चमका हुआ है ना, तो वो तो सीरियसली महान है, उसको सत सत नमन है मेरी तरफ से रियल के अंदर। समझ में आ रही है चीज? तो ऐसे नहीं करना, लड़ाने का मतलब वो बोलने में लड़ाना है, रियल में नहीं लड़ाना। बहुत सारे आप में भी अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, वो ऐसे मिल जाएंगे जो इस तरीके से सोचने वाले, बहुत से मिलते हैं, हमें तो ऑफलाइन कोचिंग में पता है ना उस टाइम पे कैसे कैसे डाउट आते थे, ठीक है। तो वो वाला केस है। तो लड़ाने का मतलब ये है कि उनको आपस में कंपेरिजन की फॉर्म में, तो ऑप्शन को लड़ाएंगे, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड इन रोबोटिक्स एंड कैंसर रिसर्च। तो क्या हो गया, आपस में कंपेयर करते चलना, बबल सॉर्टिंग की फॉर्म में, जो दो को कंपेयर करो, उनमें जो बेस्ट है उसको लो, फिर उसको उनमें से जो निकल के आए उसको फिर नेक्स्ट वाले के साथ कंपेयर करो। फेलिंग मिजरेबली, अब साइंटिस्ट क्या नया ग्राउंड ब्रेक कर रहे हैं, नया ग्राउंड तोड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फेल हो रहे हैं, हार रहे हैं। किससे, मेजरेबली का मतलब दयनीय रूप से, इसका मतलब बहुत तगड़े वाली हार। तो नया ग्राउंड तोड़ रहे हो आप, सोचकर देखो, नए ग्राउंड को तोड़ रहे हो, नई जमीन को खोद रहे हो, तो वहां हार थोड़ी रहे हो, वहां तो अभी आपकी कोशिश चल रही है ना, अभी तो आपकी मेहनत चल रही है। फर्स्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, गया। सेकंड,
डूइंग समथिंग दैट यू नो, कोई ऐसी चीज करना जिसको आप जानते हो, तो नया ग्राउंड है उसको आप जानते हो क्या? अगर आप उसको जानते होते तो वो नया ग्राउंड होता भी नहीं। नए ग्राउंड में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तभी वो नया है। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है तो वो पुराना हो गया आपके लिए। अगर आपको उसके बारे में पता है ना कि वो ग्राउंड कैसा है, वो जमीन कैसी है, तो वो आपके लिए न्यू नहीं रही, वो आपके लिए पुरानी हो गई। इसका मतलब बी ऑप्शन भी गया। समझ पा रहे हो ना कैसे करना होता है? सेंसिबल वे में, जैसे ये बोला गया, डूइंग समथिंग दैट वॉज नॉट डन बिफोर, ऐसी चीज करना जो पहले कभी ना की गई हो। तो बिल्कुल सही है, नया ग्राउंड है, नई चीज है, इसका मतलब आपके लिए वो नई चीज है, इसका मतलब वो आपके सामने फर्स्ट टाइम आई है, तभी तो नई है ना। समझ में आ रही है चीज? इसका मतलब ये ज्यादा बेटर है, ये बेटर है उससे पहले वालों से। पहले वाले वैसे कि ये बेटर है, लेकिन अभी भी आपको टिक नहीं करना, सारे ऑप्शन चेक करने, क्या पता इससे भी बेस्ट, क्योंकि उसने बोला है बेस्ट वाला, बेस्ट ऑप्शन, तो यहां पे भी आपको कोई बेस्ट मिल सकता है। आगे अचीविंग न्यू हाइट्स, ये कंफ्यूजिंग है, ये दोनों कंफ्यूजिंग है। अचीविंग न्यू हाइट्स का मतलब नई हाइट्स को अचीव करना, नई उपलब्धि प्राप्त करना। तो यहां पे तो वैज्ञानिकों ने नया ग्राउंड है वो क्या किया है, तोड़ना स्टार्ट किया है। और अचीविंग न्यू हाइट्स का मतलब क्या है, उपलब्धि प्राप्त करना। तो उपलब्धि कब प्राप्त होगी, जब वो ग्राउंड तोड़ने के बाद में उसमें से कुछ निकले, तब उपलब्धि प्राप्त होगी ना। जरूरी तो नहीं है कि जो नई चीज है, नया ग्राउंड है, नई जमीन आपने उसकी खुदाई शुरू की, तो जरूरी तो नहीं है कि उसमें आपको कुछ मिले। हो सकता है वो आपका वेस्ट भी चला जाए, आपकी जो मेहनत है वो वेस्टेज में भी चली जाए, हो सकता ही नहीं हो सकता। आपने नया ग्राउंड तोड़ना स्टार्ट किया है तो उपलब्धि नहीं मिली आपको, तोड़ना स्टार्ट किया और जब उसमें से कुछ आपको मिलेगा तब आपको उपलब्धि मिलेगी। तो अभी तो आपने स्टार्ट किया है, तो डूइंग की है ना, जिस चीज के बारे में पता नहीं उसको तो आप कर रहे हो, मिला कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ज्यादा सही कौन सा है, सी। दोनों कंफ्यूजिंग थे। अब पता लगा कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है। सोच कर देखो, पिक्चर बनाओ माइंड में, ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, नए ग्राउंड को तोड़ रहे हैं। अब इन दोनों की पिक्चर बनाओ, एक तो क्या है, नई चीज को डूइंग, नई चीज पे डूइंग कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है मतलब नई चीज पे डूइंग कर रहे हैं। एक अचीव किया है, सक्सेस प्राप्त की है, तो सक्सेस तो नहीं मिली ना अभी तक, अभी तो अपनों ने काम स्टार्ट किया, उस फील्ड में अभी घुसे हैं, उसमें अपने को सक्सेस मिलती है या फेल्यूर मिलता है वो बाद की बात है। क्लियर? आप समझ में आया आप लोगों के? तो ये चीज है, इसका मतलब डी से ज्यादा बेटर सी है आपका। डूइंग समथिंग यू लाइक, ऐसी चीज करना जिसको आप पसंद करते हो। दोनों देखो, एक तो क्या है, जिसको आप नहीं जानते वो चीज करना, तो न्यू ग्राउंड को तो जानते नहीं, पसंद करते हो। अब बोलोगे सर नई चीज है उसको पसंद भी तो कर सकते हैं, हाँ सही है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है, जिसको नहीं जानते उस पे न्यू चीज का मतलब जिसको अभी नहीं जानते। हाँ, किसी को नई नई चीजें करना अच्छा लगता है, लेकिन आप कर क्या रहे हो यहां पे, नई चीज कर रहे हो ना, तो जो नहीं जानते वो कर रहे हो। लाइक की तो बात ही नहीं हुई उसने, ये थोड़ी बोला ब्रेकिंग न्यू ग्राउंड, जैसे अपने बोल सकते हैं ग्राउंड को ब्रेक कर रहे हैं। किस तरीके से अपने एक पैशन की फॉर्म में बोल सकते हो या ड्रीम की फॉर्म में बोल सकते हो, तब आपका जाता, ठीक है, या उनको मजा आता है इस चीज में, एंजॉइंग न्यू ग्राउंड, फिर तो ये चीज हो जाती। एंजॉइंग न्यू ग्राउंड होता फिर तो डूइंग समथिंग यू लाइक हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, काम कर रहे हैं, तो डूइंग चल रही है, ठीक है। और कैसी, न्यू ग्राउंड का मतलब नई चीज जिसको आप नहीं जानते हो, लाइक नहीं है, जरूरी नई चीज को आप लाइक करो या ना करो, क्योंकि देखो नई चीज पे काम कर रहे हो इसका मतलब क्या है, उसको आप नहीं जानते, ये तो श्योर है, लेकिन नई चीज को लाइक करोगे या नहीं करोगे वो श्योरिटी नहीं है। तो ये जो ई वाला ऑप्शन है वो 50% को बता रहा है, 100% नहीं दे रहा उसका मीनिंग, 100% मीनिंग नहीं दे रहा, 50% दे रहा, क्योंकि वो लाइक डिसलाइक दोनों ही हो सकते हैं वहां पे। समझ में आ रही चीज, लाइक या डिसलाइक दोनों ही चीजें हो सकती है। नई न्यू ग्राउंड आपको हो सकता है अच्छा लगे और काम का ना हो, आपके बिल्कुल आपके जो आपके प्रिंसिपल्स है उनके बिल्कुल अपोजिट हो, इसका मतलब आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हो। समझ में आ रही चीज? तो ये आपका वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि ये 50% बात कर, अपने को चाहिए बेस्ट। बेस्ट क्या है, ऑप्शन सी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर आपका सी ऑप्शन है। क्लियर है, समझ में आया? इस तरीके से ईडीएम फ्रेज को करना होता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने बताया इसी तरीके से सोचना, बिल्कुल डेप्थ में। अब की बार वाला आपका बिल्कुल सही जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट।
स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना, शुरू करो। मोर देन 5000 कार्स, 5000 कार से ज्यादा सोल्ड सो फार, सोल्ड बेची गई। अब यहाँ पे दिक्कत होगी बहुत सारे स्टूडेंट को, सर सोल्ड का मतलब कार ने थोड़ी सोल्ड किया, वो तो सोल्ड हुई है ना, तो सोल्ड कैसे होगा? हाँ सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे सो फार का मतलब क्या है? अब तक। सो फार का मतलब अब तक की बात कर रहा है, सो फार। आगे बात कर लेते हैं कब तक की बात कर रहा है। द न्यू मॉडल इज का मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, अब तक। तो यहाँ पे रियल में अगर बात करें तो होना चाहिए मोर देन 5000 कार्स हैव बीन सोल्ड, पैसिव में होना चाहिए था, लेकिन डायरेक्ट क्या है? एक्टिव फॉर्म में दे दिया। तो कार ने सोल्ड बेचा थोड़ी है, कार तो बेची गई है। कार किसी को नहीं बेचती, कार किसी के द्वारा बेची जाती है। तो सर इसका क्या करें? क्या कर सकते हो? ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो इस चीज को। तो यहां पे अगर एग्जामिनर ऐसा सेंटेंस देगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है, क्योंकि यहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे तो आपको सेंसिबल वे में मीनिंग लेना है। अब जिनके रूल्स रटे हुए हैं ना, वो स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होकर रह जाएंगे इस बात पे। स्ट्रक्चर वगैरह रटी हुई है ना जिनकी, वो यहां पे कंफ्यूज होकर रह जाएगा। रियल में अगर अपनी बात करें, ये एरर में आता ना आपका, तो ये रियल में आपका गलत था सेंटेंस, सीरियसली गलत था। ये हैव बीन सोल्ड होना चाहिए था यहाँ पे, तो ये गलत था। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने ऐसे दे दिया, तो आप वो ऐसे चेक कर रहा है। उसने बोला आप अपने काम से मतलब रखो ना, आप जो कर सकते हो ना वो करो। एरर कर सकते हो क्या इसमें? तो कर दो, ऑप्शन टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो फिर ऑप्शन टिक। आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो गलत है, मैं तो नहीं कर रहा, वो बोले ना कर, करता रहे टाइम वेस्ट, मुझे क्या दिक्कत है। मुझे तो जो सेंसिबल बंदा है, जिसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी है, मुझे तो वो चाहिए, तू थोड़ी चाहिए। बेवकूफ हूंगा, मुझे क्या करना है? मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा लेना है तो वो ऐसा लूंगा जो टैलेंटेड हो, जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके। ऐसा बेवकूफ थोड़ी चाहिए जो मतलब जो पॉइंट है ही नहीं, जिस पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है, उसी के पीछे पड़ा है। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो ओनली मीनिंग लेने के लिए सेंटेंस। रियल जो आपका मीनिंग, जो आपका मतलब जिससे, वो सेलिंग लाइक हॉटकेक्स यानी इस ईडियम से है। समझ गया ये चीज? रियल मीनिंग अपना इस ईडियम से। अपने को तो सिर्फ इसका मीनिंग बताना, अपना काम है इस ईडियम का मीनिंग बताना। बचा हुआ जो पार्ट है वो सिर्फ अपने लिए हेल्पर है, वो अपनी हेल्प कर रहा है, चाहे वो कैसा ही हो, अपने वो हेल्प करने का काम आएगा, और कुछ काम नहीं है उसका। ठीक है, तो ये आपका सेंस होना चाहिए ऐसा। समझ में आई? एरर में ये गलत होता, लेकिन उसने एरर में नहीं पूछा। एरर में पूछता तो वो गलत, ठीक है, वो ऑप्शन देता कि ये गलत है। तो यहां आप कुछ नहीं कर सकते। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे अपना कंफ्यूज होकर टाइम वेस्ट मत किया करो। आपको जो करने के लिए कहा गया है ना, वो ही आपको वहां पे करना है। समझ गया ये चीज? उससे उन्हें मीनिंग लेना है। तो ठीक है, अपना चमका हमको, अपने कोई दिक्कत नहीं है। जो रूल्स वगैरह के फॉर्म में चल रहे हैं वो अटकेंगे तो अपने लिए तो प्लस पॉइंट है, अपना कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, अपने उनसे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा टाइम वेस्ट करोगे तो आप आगे निकलोगे। तो द न्यू कि मतलब कार्स बहुत सारी, 1000 से भी 5000 5000 से भी ज्यादा कार बेची जा चुकी है, अपने अपने मीनिंग मिलेंगे। द न्यू मॉडल इज, जो नया मॉडल है, इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ठीक है, द न्यू मॉडल इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। हॉट केक का मतलब यहाँ पे गर्म चपाती, केक चपाती को भी बोलते हैं, तो गर्म चपाती की फॉर्म में। अब फिर से यहाँ हो गया कि नया केक सेल कर रहा है। सर वो इज बीइंग सोल्ड होना चाहिए था ना, इज बीइंग सोल्ड, सेल किया जा रहा है, ना कि वो खुद सेल कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप ग्रामर में कुछ नहीं कर सकते, मीनिंग डायरेक्ट आपको लेना है। तो यहाँ पे ये एक्शन की फॉर्म में है ही नहीं। मॉडल है क्या? सेलिंग लाइक हॉट केक्स है। मॉडल खुद ही क्या है, किसकी तरह है? इस ईडियम की तरह है। तो यहाँ पे जेरेंड फॉर्म बोल सकते हो एक टाइप से। पूरी ईडियम एक नाउन की फॉर्म में है कि जो नया मॉडल है वो कैसा है? सेलिंग लाइक हॉट केक है, सेलिंग लाइक हॉट केक्स है वो नया मॉडल। तो वो नया मॉडल वो ये ईडियम है। ठीक है, तो वो ईडियम का मीनिंग देना है अपने को। समझ गए आप लोगों के? तो ये इस पे मैं एक क्लास बनाऊंगा आपकी, मेन एक्शन वर्सेस जेरेंड केस। ठीक है, ये मैंने एक वर्ड फिलर वाला, आई थिंक वर्ड फिलर वाला आपका पिछले वाला जो अपनों ने पैटर्न किया था, उसी के अंदर आई थिंक डे 9 वाली जो क्लास थी, उसी के अंदर वो सेंटेंस था शानदार वाला, जिसमें अपनों ने देखा था मेन एक्शन नहीं था, वहां पे जेरेंड केस था। तो मैं करवाऊंगा आपको, इसकी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, 1-2 दिनों में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर मैं जेरेंड वर्सेस आपका मेन एक्शन करूंगा, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। अब सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या है? गर्म चपातियों की तरह बिक रहा है। तो गर्म चपातियों की तरह बिक रहा है तो वेरी फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जस्ट तो रहा है ना, गर्म चपातियों की तरह बिक रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, तभी तो बिक रहा है। फेमस है फिर बिक रहा है, फिर गर्म चपाती फेमस होती है क्या? पता नहीं है, चलो आगे की बात करें। लाइक बाय एवरीवन, हर एक किसी के द्वारा पसंद किया जा रहा है। फेमस है, हर किसी के द्वारा पसंद किया जा रहा है, दोनों बातें सिमिलर मीनिंग ले रहे हैं, कंफ्यूजिंग। फेल्योर, फेल्योर का मतलब क्या है? एक हार। जब वो हॉटकेक्स की तरह, गर्म चपाती की तरह बिक रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या निकला यहां से?
एक हार है क्या? हार थोड़ी है यहाँ पे, बिक रहा है, इसका मतलब क्या है? अब गरम चपाती की तरह गरम चपाती ये पता होना चाहिए, गरम जो चपाती होती है वो ज्यादा बिकती है या कम बिकती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गरम गरम केक, गरम गरम रोटी किसको नहीं चाहिए? हर कोई डिमांड क्या कर। अब यहाँ पे आपका आ जाता है जनरल अवेयरनेस। हर कोई, अब आप बोलोगे सर मुझे तो ठंडी रोटी अच्छी लगती है यार, तो भाई तुझे ठंडी लगती है ना अच्छी, तो ठंडी खा ले। लेकिन जो रियल तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तू अलग है इस दुनिया से, तो यहां पे तेरी बात कोई कर ही नहीं सकता, आप लोगों की बात कोई यहां पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप इस दुनिया से अलग हो। आप नहीं समझे जा सकते किसी के द्वारा, आपको कोई नहीं समझ सकता, आप समझ से परे हो। और जो चीज समझ से परे होती है उसकी कोई बात नहीं कर पाता, तो एग्जाम में वो नहीं देगा जो समझ से परे है, क्योंकि एग्जामिनर की समझ से परे होगा तो फिर जो एग्जाम में वहां पे स्टूडेंट बैठ रहे हैं, वहां पे जो एग्जाम दे रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जब एग्जामिनर की समझ से परे हो आप, तो उसकी समझ से तो वैसे ही परे हो, ठीक है। तो क्योंकि उनका लेवल तो थोड़ा कम होता है ना, तो वो वाली बात नहीं है। आपको देखना है कि जो अपने यूनिवर्सल वे में क्या चीज चल रही है, यूनिवर्सल वे में ज्यादा डिमांड किस चीज की है, ज्यादातर लोग किस चीज को फॉलो करते हैं, वही रियलिटी मानी जाती है। तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं गर्मा गर्म रोटी मिल जाए बस मजे आ जाए, तो वो वाली बात है। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया? आई थिंक आप लोगों ने अब तक गर्मा गर्म रोटी खा ली होगी, ठीक है। तो ये वाली बात है यहाँ पे। तो फेल्योर तो मुझे तो नहीं लगा गर्म चपाती की मतलब कम बिकेगी, तो ये आपका सी तो गया, ठीक है। एक्सपेंसिव, महंगी, तो गर्म रोटी होती है वो महंगी होती है, ठंडी रोटी सस्ती होती है क्या? एक ही रेट होता है दोनों का, गर्म करने का कोई नहीं लेते। हाँ कई जगह ऐसा होता है, जैसे मान लो ये मैंने एक चीज देखी, आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो जो कि नहीं पीनी चाहिए, या फिर मान लीजिए कोई जूस वगैरह या फिर पैकिंग वाला जूस होते हैं जो वो भी नहीं पीने चाहिए, ठीक है। तो उनको वो रखते हैं फ्रिज वगैरह में। तो कई जो शॉप वाले क्या करते हैं, जो बेवरेज शॉप हैं वो क्या करते हैं, उनका भी चार्जेस लेते हैं। 10 रुपए की अगर है वो बोतल वगैरह छोटी, तो वो बोलेंगे ये 15 रुपए। किस बात के भाई? 5 रुपए ठंडा करने के, ठीक होता है, गांव में ऐसा चलता है। तो वो वाला केस है, समझ गए या चीज? तो एक्सपेंसिव तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, सेम ही है, तो ये भी कोई मीनिंग नहीं ले रहा। सेलिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बिक रहा है। अब मुझे एक बार बताओ, हॉट केक्स है वो बहुत ज्यादा फेमस है क्या? गर्म रोटियां फेमस है क्या? हर किसी के द्वारा पसंद की जाती है क्या? तो जरूरी नहीं हर किसी के द्वारा पसंद की जाए। जैसे एक आध बात वो भी है कि ठंडी रोटी पसंद हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के द्वारा पसंद की जाती है, वेरी फेमस है। एक तो गर्म चपातियां फेमस है, और एक ये बोला सेलिंग हो रही है हॉटकेक्स की तरह। तो गर्म चपातियां वो बहुत तेजी से बिकती है कि जल्दी जल्दी ले लो नहीं तो ठंडी हो जाती है वो, समझे चीज? गर्म चपाती है वो जल्दी बहुत स्पीड में बिकती है। क्यों स्पीड में बिकती है? कि वो ठंडी ना हो जाए, जल्दी जल्दी गर्मा गर्म रोटियां खानी है फुल स्पीड के अंदर, समझ गए? तो फुल स्पीड के अंदर बिकती है, इसका मतलब सेलिंग वेरी फास्ट सबसे बेस्ट है। 2-3 बार माइंड में बोल कर देख लेना, आपको खुद से मीनिंग पता लग जाएगा। तो अपने ऑप्शन कौन से हो गए? ऑप्शन ई आपका यहाँ पे ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे बताया नहीं था आई थिंक, ठीक है। ऑप्शन ई आपका क्या है आंसर है, यहाँ पे बताना भूल गया था। क्लियर हो आप लोगों के कि कैसे आपका सेलिंग वेरी फास्ट हुआ? तो इस तरीके से आपको डेप्थ में सोचना पड़ेगा, ठीक है। बेस्ट, वेरी फेमस, ठीक है, लाइक्ड बाय एवरीवन, ठीक है, लेकिन बेस्ट कौन सा? सेलिंग वेरी फास्ट, गर्म चपातियों की तरह बिक रहा है। बिक रहा है इसका मतलब स्पीड में, धमाधम, ठीक है। तो वो वाला कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके सामने, और नेक्स्ट वाला आपका सही होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट। टाइम सब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। द न्यू टेस्टिंग प्रोसीजर, नया जो टेस्ट करने का प्रोसीजर, प्रणाली, प्रक्रिया जो है, ठीक है, मेथड है टू इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, उसका मतलब गुण दोष वगैरह पता करना।
एम्प्लॉइज, किसको, एम्प्लॉइज को एवेल्यूएट करने का जो नया प्रोसीजर है, विल वो क्या करेगा, विल सेपरेट, अलग करेगा द व्हीट फ्रॉम द चैफ। व्हीट का मतलब क्या होता है, गेहूं, चाप का मतलब भूसा, जो कचरा होता है गेहूं का, ठीक है, तूड़ी, ठीक है, तूड़ी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चेफ। तो यहां पे जो आपका है, मतलब जो नया जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो क्या करेगा, एम्प्लॉइज का जो प्रोसीजर एवेल्यूएट करने का, वो क्या करेगा, व्हीट को चैप से अलग करेगा, कचरे में से गेहूं को निकालेगा, कचरे से में गेहूं को निकालेगा। इसका मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि जैसे गांव में होता है, मतलब चलता थ्रेसर वगैरह जो चलता है और उसमें क्या हो रहा है, कचरे में से उठा रहे हैं गेहूं, ठीक है, उस तूड़ी में से, तो वो वाला केस नहीं है। डायरेक्ट मीनिंग नहीं, डेप्थ में सोचो, कचरे में से गेहूं निकालना, मतलब डायरेक्ट ही पता लग रहा है ना, कचरा मतलब जो काम का नहीं होता, वैसे बाद में पशुओं का काम का आता है, लेकिन वैसे काम का नहीं मानते उसको। और जो आपका व्हीट है वो मतलब वो काम का है, तभी तो उसको लेते हैं, रियल जो वैल्यू होती है वो उस व्हीट, उस गेहूं की होती है, जो मार्केट में आप बेचोगे, समझ गए ना चीज। तो वो वाला केस है। तो ठीक है, शुरू कर देते हैं। एनालाइज देम, उनको एनालाइज करना, एम्प्लॉइज को। तो उनको क्या कर रहे हैं, कचरे में से गेहूं निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कचरे में से गेहूं, मतलब जो सही चीज है, जो वैल्यूएबल चीज है, उसको निकाल रहे हैं। एनालाइज करना, एनालाइज करना तो मतलब है कचरा, एनालाइज का मतलब तो ये कचरा गेहूं सारा पड़ा है, तो उनको देख रहे हो आप, एनालाइज करो कौन कैसा, ये कचरा है, ये गेहूं है, ये कचरा, ये गेहूं है। सेपरेट का मतलब उनको बाहर निकाल, अलग कर रहे हो। फ्रॉम का मतलब डिपार्चर बता रहा है ना, सेपरेट का मतलब बाहर निकाल रहे हो। तो एनालाइज में बाहर नहीं निकाला जा रहा, एनालाइज में ओनली देख रहे हैं आप, आइडेंटिफाई कर रहे हो। आइडेंटिफाई द व्हीट फ्रॉम द चेफ, ये बोलते हैं ना आपको, तब आपका बिल्कुल सही जाता कि जो चैफ है उसमें क्या कर रहे हैं, जो आपका व्हीट है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। एनालाइज का मतलब मूल्यांकन, उसका विश्लेषण कर रहे हो कि ये गेहूं है और ये आपका कचरा है। तो ये इतना मीनिंग नहीं है डेप्थ में सोचे तो, ठीक है, चलो देखते हैं आगे, क्योंकि हर बात को अपने को चेक करना है ना। यहाँ पे ऑप्शन देख लो, आपको देखना है तो ऑप्शन आपका सी है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करें, क्रिटिसाइज देम, उनको क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना। अब यहां क्या कर रहे हैं, कचरे में से गेहूं बाहर निकाल रहे हो आप, कचरे में से क्या कर रहे हो, गेहूं को बाहर निकाल रहे हो। तो उनको क्या कर रहे हो आप, क्रिटिसाइज, आलोचना थोड़ी कर रहे हो। आलोचना मतलब उनकी बुराई, उन पे कटाक्ष करना, टिप्पणी करना, तो वो चीज तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया यहाँ पे, समझ में नहीं है। टिप्पणी जानते हो ना, टिप्पणी करना, क्रिटिसाइज वगैरह करना, टिप्पणी मतलब किसी पे पॉइंट वगैरह, अपनी व्यूज ओपिनियन वगैरह देना, उसको टिप्पणी बोलते हैं। कि कोई ऐसे छोटा वाला टिफिन होता है, उसको टिप्पणी बोलते हैं, टिप्पणी, ठीक है। तो वैसा केस नहीं है। उसके बाद में अपने बात करें सी में, सी में क्या बोला है, सेपरेट वैल्यूएबल। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शंस को कंपेयर करो, ऑप्शंस को लड़ाओ, अपने आप बेस्ट निकल के आएगा। सेपरेट वैल्यूएबल फ्रॉम वर्थलेस, वर्थलेस का मतलब जो जिसकी कोई कीमत ना हो, उसमें से वैल्यूएबल जो कीमती है उसको निकालना, बिल्कुल सही है। कचरा जिसकी कीमत नहीं है, वैल्यू किसकी होती है, गेहूं की होती है। कचरे में से गेहूं निकालना मतलब घटिया जो चीज है उसमें से जो मूल्यहीन है उसमें से मूल्यवान को निकालना, बिल्कुल सही गया, परफेक्ट। अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं, उनको चेक जरूर करना है, हो सकता है इससे भी ज्यादा शानदार हो। जजिंग देम ऑन देयर वर्क, जज करना मतलब उनका आंकलन करना, उनको आंकना, उनके काम पर कि किसने कैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग आंकना। तो आंकना इसका मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर ऐसे बोलता ना, गिविंग द प्रायोरिटी टू द व्हीट, प्रायोरिटी टू द व्हीट, व्हीट को क्या करना, प्रायोरिटी देना। अगर यहाँ व्हीट को प्रायोरिटी देता होता, प्रायोरिटी दी है उसको, या फिर अटैकिंग फर्स्ट द व्हीट, व्हीट को क्या करें, अगेंस्ट द चेफ, चेफ के अगेंस्ट फर्स्ट पे किसको रखना, व्हीट को रखना, फिर तो आपका होता है जज कर रहे हैं काम पे। जज नहीं करिए, यहाँ सेपरेट अलग कर रहे हैं। जज का मतलब आप निर्णय सुना रहे हो कि कौन कैसा है, जज कर रहे हो, आंकलन कर रहे हो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और यहां कर रहे हो सेपरेट, दूर दूर तक नाता ही नहीं है बातों का। तो ये भी अपना डी भी गया, सबसे बेस्ट अभी तक मुझे लगा ये दोनों तो गए, और डी ऑप्शन भी अपना गया, ठीक है। अब तक बेस्ट सी है। गिव देम रैंकिंग, रैंकिंग वाला सेम ही आ गया, जजिंग वाला टाइप, रैंक दे रहे हो, रैंक थोड़ी देर आप तो अलग कर रहे हो। ऐसे तो नहीं बोला ना कि वीट को मैं फर्स्ट रैंक देता हूँ, सेकंड रैंक चेफ को देता हूँ, इस तरीके से, या बेस्ट रैंक वीट को देता हूँ, वर्स्ट रैंक चेफ को देता हूँ। रैंकिंग कहाँ दी है आपने, यहाँ तो आपने सेपरेट किया। तो सेपरेट का ये तो बिल्कुल ईजी था, सेपरेट का एक ही मीनिंग बता रहा है ऑप्शन सी। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको इडियम फ्रेज कर दी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट।
स्टॉप। अब पढ़ते हैं इसको जल्दी से। आफ्टर ही कैम टू नो, वो आया उसके बाद की बात, वो आया टू नो जानने के लिए, मतलब जब उसको पता लगा, आफ्टर ही कैम टू नो दैट कि आई एम क्लोज टू द पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं क्लोज हूं पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पावर का मतलब जो हाईएस्ट पोजीशन पे है ऑर्गेनाइजेशन में, जो पावरफुल लोग हैं उनके बिल्कुल क्लोज हूं, बहुत पास हूं, मतलब उनके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हैं। तो क्या हुआ, ही चेंज्ड हिज ट्यून, उसने अपनी ट्यून जो अपना सुर है वो चेंज कर लिया। अब एक यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आया भी होगा कि सर ये पूरा पास्ट में है कि जब उसको पता लगा, आफ्टर ही कैम टू नो, उसके बाद में उसने अपना क्या कर लिया, ट्यून जो उसने अपनी जो सुर है, जो अपनी आवाज है उसने चेंज कर ली थी। तो सर ये आई एम नहीं, यहाँ पे आई वॉज होना चाहिए था सर, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। गया रूल एक और। अब देखो इस सेंटेंस से क्या पता लगता है, और आई वॉज होता तो क्या पता लगता वो मैं बताता हूं। अगर यहां होता आफ्टर ही कैम टू नो दैट आई वॉज क्लोज टू द पावर, तो मतलब क्या हुआ कि जब उसे पता लगा कि मैं जो पावरफुल है, मतलब मेरी पोजीशन, आप ऐसे बोलो मेरी पोजीशन हाई है उस ऑर्गेनाइजेशन में, जब उसे पता लगा कि मेरी पोजीशन हाई, जब उसको पता लगा था कि उस पॉइंट पे मेरी पोजीशन हाई थी, तो उसने अपने उसके सुर बदल गए। समझ में आई चीज, उसके सुर बदल गए। ये डायरेक्ट आपका वैसे मुहावरे उस फॉर्म में हिंदी में भी ले सकते हो। तो इसका मतलब आई वॉज का मतलब क्या है कि उसे पता लगा कि मैं पावरफुल पोजीशन पे था, इसका मतलब उस पॉइंट पे उसे पता लगा, तो उस पॉइंट पे मैं पावरफुल पोजीशन पे था। अब मैं पावरफुल पोजीशन पे हूं या नहीं कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पास्ट जो होता है उसका मतलब कनेक्शन कट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब वो है या नहीं है उस पोजीशन में। तो उस पोजीशन में था आई वॉज, तो अब पता नहीं हूं या नहीं। अब इसने क्या बोला, आई एम क्लोज टू द पावर, कि मैं पावरफुल पोजीशन पे हूं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पावरफुल पोजीशन पे हूं, हाईएस्ट रैंक पे हूं। इस बात का उसे पता लगा था ना जब, तो कैसे गया कि आज भी मैं उसी पोजीशन पे हूं, और इस बात का पता उसे जब उस दिन लगा था तो उसके सुर बदल गए थे। समझ में आया? तो जो पर्सन है, जो यहां बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो अपने को क्या बता रहा है इस सेंटेंस से, वो ये बताना चाहता है कि मैं आज भी उस पोजीशन पे हूं, और इस पोजीशन में जब उसे पता लगा था तब उसके सुर बदल गए थे। जैसे मैं बात करूं कि मैं एमडी या सीईओ हूं, मैं सीईओ हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मैं ऐसे बोलूं, आपको बताऊं कि मैं सीईओ हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन उसको पता नहीं था। उस बेवकूफ ने क्या किया, उसने आकर मुझे सुना दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। जब उसको पता लगा कि मैं सीईओ हूं इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो उसके सुर बदल गए थे। उसे पता लगा मैं सीईओ था, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे वो डायरेक्ट, किसी बंदे ने डायरेक्ट बोला सीईओ था, आई वॉज बोला, तो आप अच्छा उस पॉइंट पे सीईओ था। तो आप ऐसे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहेगा कि आप अभी भी सीईओ हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर क्या पोजीशन है, अभी आपकी क्या पोजीशन है। लेकिन ये बोल दिया ना, आई एम बोल दिया, तो आपको आप नहीं पूछोगे, उस बंदे को माथापच्ची कम करनी पड़ेगी आपके साथ, क्योंकि आप डायरेक्ट समझ जाओगे क्या कि अच्छा ये सीईओ है, उस पॉइंट पे भी सीईओ था, तो ये सीईओ है, ये सीईओ अभी है ऑर्गेनाइजेशन का, और इस बात का उसे पहले पता लगा था कि उस पॉइंट पे भी था, तो उसके सुर बदल गए थे। तो एक सेंटेंस कम हो गया ना एक्सप्लेन करने के लिए, उस कम्युनिकेशन के लिए उसे एक सेंटेंस कम यूज करना पड़ा, थोड़ी माथापच्ची उसे कम करनी पड़ी। ये होती है लैंग्वेज। जब आप अपनी फीलिंग को ही नहीं बता सकते, वो काहे की लैंग्वेज। तो रियल में लैंग्वेज क्या होती है, फीलिंग होती है। इसलिए आपको ये क्या दैट वगैरह लग के ये रिपोर्टेड स्पीच टाइप ही हो गया, और यहाँ पे आई एम क्लोज है, तो आप बोलो पूरा सेंटेंस सर भाव उसके बदले पास्ट में, पता ही पास्ट में लगा, और हो अब, ऐसे कैसे सर, अब होने का पास्ट में क्या मतलब। तो मतलब ये क्या बताना चाहता है कि उस पॉइंट पे भी था और अब तक हूं, अभी भी हूं। समझ में आप लोगों को क्लियर हुई क्या ये बात? इसका मतलब आज मैं जो चीज हूं वो मैं पहले भी वही चीज था, तो उसको जब ये पता लगा था कि जो मैं आज हूं, वो जब उसको उस टाइम पे पता लगा था, तब उसके सुर बदल गए थे। क्लियर हुआ? तो ऐसा कोई रूल नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसलिए रूल्स इनवैलिड होते हैं। अब देख लो, पूछ लेना किसी भी फैकल्टी से, ये सेंटेंस पूछ लेना किसी से, 100% गारंटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो ऐसे ही बोलेगा, या तो कोई नया रूल बताएगा कि ऐसा एक रूल होता है, पता नहीं क्या क्या कुछ भी बोल देगा, एडवर्बियल क्लोज, ये वो पता नहीं क्या नाम ही पता नहीं क्या क्या दे देते हैं इसको, या तो ये बोल देगा या फिर बोलेगा ये ऐसे अपवाद होते हैं। तो दो ही चीज होती है, रूल अपवाद, इन्हीं में उनकी पूरा पूरा उनका निकल जाता है, मजे से उनका टाइम पास होता है, बच्चों को बेवकूफ मस्त बना लेते हैं। समझ में चीज? तो ऐसा नहीं होता, सारा का सारा सेंसिबल वे में है, और अपने को इसीलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने रूल्स तो रटते ही नहीं, अपने तो जो बात बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, इसलिए अपने को कभी दिक्कतें नहीं होती। क्लियर हुई आप लोगों के? तो ये बात इसने बोली। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कि जब उसे पता लगा कि मैं पावरफुल पर्सन था, तो उसकी
ट्यून चेंज होगी, उसके सुर बदल गए, उसकी आवाज बदल गई, उसके सुर बदल गए। देखते हैं क्या सुर बदल गए, तो देखें क्या, चेंज समवन, किसी को बदल देना, तो उसके सुर बदल गए, ही चेंज्ड हिज ट्यून, उसने अपनी ट्यून चेंज की है, उसने अपने सुर बदले हैं। किसी समवन, किसी और को नहीं बदला, अपने सुर बदले, किसी और पर्सन को नहीं बदला, खुद के ही सुर बदले हैं। इसका मतलब ये तो मीनिंग इतना नहीं ले रहा। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शंस को लड़ा देंगे। आगे चलते हैं। चेंज द वे यू बिहेव विद अदर्स फ्रॉम बैड टू गुड। चेंज द वे यू बिहेव, मतलब वे चेंज कर देना। ये आपका सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, ये मैं आपको एडिटोरियल में अच्छे से करवाता हूं, इसलिए एडिटोरियल की क्लासेस आपको साथ साथ रखनी पड़ेगी। मैं बार बार नहीं करवाऊंगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे नहीं करवाऊंगा फिर अपना क्वेश्चन पेपर बहुत लेंदी हो जाता है। तो चेंज द वे, तरीका चेंज कर देना, यू बिहेव, जिसमें आप बिहेव करते हो विद दूसरों के साथ, फ्रॉम बैड टू गुड, बुरे से अच्छे में। तो बिल्कुल से ट्यून चेंज होगी। ट्यून चेंज होगी मतलब जो उसको पता लगा कि मैं पावरफुल पोजीशन में हूं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्यून चेंज होगी। मतलब पहले उसका बिहेवियर बैड था, बाद में अच्छा हो गया। ये बिल्कुल बेस्ट जा रहा है, ए से ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब क्या है, अपना बी ज्यादा अच्छा है, तो ए तो गया। चेंज योर हैबिट्स, अपनी आदत बदल देना। ट्यून बदली, अपनी सुर बदले हैं, आदत नहीं बदली उसने। आदत अलग चीज होती है, बोली अलग चीज होती है, ठीक है। जो बोल उसके थे वो चेंज हो गए थे, तो ये तो नहीं अच्छा है। चेंज द वे, ये बिहेव वाला सही था। बिहेविंग नाइसली, अच्छे से बिहेव करना। अब यहां पे बोला है, अब ये दोनों कंफ्यूजिंग है। यहां पे इसने बोला है चेंज हिज ट्यून, ट्यून को चेंज करना, सुर बदले हैं, और यहां पे बिहेविंग नाइसली, अच्छे से बिहेव करना। तो बिहेविंग नाइसली में कोई बदलता नहीं दिखाई दे रहा। बिहेविंग नाइसली का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि पहले गलत बिहेव कर रहा था, अब अच्छा बिहेव कर रहा है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अच्छा ही बिहेव कर रहा है। तो 50% पे चली गई ना बात, क्योंकि दो कंडीशन बन गई ना यहाँ पे। एक तो क्या है कि हो सकता है बुरे से अच्छा बिहेव करने लग गया, या अच्छा बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है वो स्टार्ट से ही अच्छा बिहेव कर रहा हो। ये वैलिड नहीं है, ये बता ही नहीं पा रहा पीछे कि उसका बिहेव कैसा था। तो चेंज को नहीं बता रहा, ये बता रहा है अच्छा बिहेव कर रहा है। तो अच्छा बिहेव कर रहा है तो बंदा स्टार्ट से ही अच्छा बिहेव कर रहा होगा। चेंज कहां बता रहा है, चेंज तो ये बता रहा है ना कि चेंज बिहेव का वे चेंज किया है, क्योंकि ऊपर भी उसने बोला ट्यून चेंज हुई है, तो चेंज आना चाहिए ना बात में। तो बात में चेंज कौन दिखा रहा है, डी ऑप्शन नहीं दिखा रहा। बात में चेंज कौन दिखा रहा है, आपका बी दिखा रहा है, तो डी भी अपना एलिमिनेट हो जाएगा। अभी अपने पास बी बचा हुआ है। चेंज योर वॉइस, अपनी आवाज बदल देना। ये डायरेक्ट मीनिंग हो गया, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये डायरेक्ट मीनिंग है। तो जब उसको पता लगा पावर, तो उसने वॉइस चेंज कर दी। आप ऐसे बोलो, पहले जोर से बोल रहा फिर धीरे बोलने लग गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इंसल्ट धीरे भी की जा सकती है, ठीक है, कोई वैलिड रीजन नहीं है। बिहेव चेंज किया है, अच्छा बिहेव करना स्टार्ट किया, इसका मतलब सबसे बेस्ट। ये तो डायरेक्ट मीनिंग है, डायरेक्ट नहीं आता, इडियम फ्रेज होती है, उसमें आपको डेप्थ में सोचकर उसका डेप्थ में जो भावार्थ है, रियल जो मीनिंग है उसका, वो आपको ढूंढना होता है। तो ऑप्शन अपना बी, अपनों ने यहाँ पे आंसर नहीं देखा था, आंसर की देख लेते हैं। बी ऑप्शन ही आपका आंसर है। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको रीड आउट करना। जैक मेड नो बोन्स अबाउट, नो बोन्स मतलब कोई भी उसने बोन्स नहीं बनाई। बोन्स का मतलब हड्डियां, हड्डियां नहीं बनाई। अबाउट किसके बारे में, अबाउट गेटिंग ए हाइक, प्राप्त करने के बाद। हाइक का मतलब बढ़ोतरी। इन हिज सैलरी, अपनी सैलरी में जो बढ़ोतरी मिली उसको, मतलब उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, उसके अंदर उसकी गेटिंग के बारे में उसने कोई बोन्स नहीं बनाई, कोई हड्डी नहीं बनाई। हड्डी नहीं बनाई, कोई मीनिंग नहीं आ रहा ना, चलो अब ऑप्शन ही बताएगा इससे। ऐसी भी इडियम आ जाती है जिसका मतलब मीनिंग नहीं ले पाते अपने, पता नहीं लगता। उसने कोई हड्डी नहीं बनाई, हड्डी नहीं बनाई इसका क्या मीनिंग है।
क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सारी ईडीएम, क्योंकि स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ईडीएम वगैरह कहाँ से याद करें, तो ईडीएम वगैरह याद नहीं की जाती। देखो आपके पास सबसे बेस्ट चीज क्या है कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं, तो सेंटेंस मिलेगा, वो सेंटेंस से आपको पता लग जाता है कि ये क्या बोलना चाहता है। अब यहां पे अपने सोचना आना चाहिए आप लोगों को, रियल में आपका सेंस क्लियर होना चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए कि मेड नो बोन्स, हड्डियां नहीं बनाई, इसका क्या मीनिंग हो सकता है। और सोचोगे, आपको डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे ना, नहीं सोच पा रहे, कोई हड्डियां नहीं बनाई इसका क्या मीनिंग है, तो कहां से पता लगेगा, ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ना। अब ऑप्शन आपको हेल्प करेंगे उसका रियल मीनिंग लेने में, तो हर ऑप्शन को कंपेयर करेंगे बोन्स के साथ, क्या क्या हो सकता है। इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आपकी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। शुरू करते हैं। एक्सेजरेटिंग, एक्सेजरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। यहां तो सेंटेंस है वो भी बता देगा अपने को, बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो जैक ने क्या नहीं किया, कोई हड्डियां नहीं बनाई, किसकी गेटिंग ए हाइक इन सैलरी, उसकी सैलरी में बढ़ोतरी है, उसके बारे में उसने हड्डियां नहीं बनाई, मतलब उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा। एक्सेजरेटिंग डायरेक्ट मीनिंग दिया है, बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैड नो बोन्स बोला है ना उसने, तो बढ़ा चढ़ाकर कहा होगा, नोट नहीं है, पूरे का मीनिंग दिया है, पूरे को रिप्लेस कर रहा है ये एक टाइप से, तो उसने बढ़ा चढ़ाकर कहा। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको यहां पे मीनिंग पूछा है उसने, आप ऐसे बोलो सर जैक को एक्सेजरेटिंग, कई ये बोलते हैं कि वर्किंग से मैंने कर दिया था सर, नन ऑफ दीज नहीं मिलेगा, देख लेना यहाँ पे आपको, ठीक है। वर्किंग से कैसे कर दोगे आप, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेजरेटिंग आप बोलोगे सर आईएनजी, यहाँ तो कोई सेंटेंस ही नहीं मिल रहा जैक को, तो ऐसा नहीं होता, उसने सिर्फ और सिर्फ बोला है मीनिंग, आपको मीनिंग बताना है, रिप्लेसमेंट नहीं बोला उसने। रिप्लेसमेंट होता है तब आप ग्रामर वगैरह चेक करते हैं, यहाँ पे मीनिंग पूछा है। एक्सेजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो सैलरी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा उसने, हड्डियां नहीं बनाई, बढ़ा चढ़ाकर कहा, ठीक है, क्योंकि सैलरी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल सकता है कोई भी, अगर बढ़ोतरी है तो बढ़ा चढ़ाकर बोलेगा, तो ये लगता है प्रैक्टिकल अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हड्डियां नहीं बनाई। ऑप्शन ही पढ़ेंगे तभी, लड़ाएंगे ऑप्शन को तभी पता लगेगा। वेरी सैड, तो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया। हड्डियां नहीं बनाई इसका मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो गया। ये तो वैसे नहीं ऑकवर्ड लग रहा है ना कि सैलरी बढ़ेगी और फिर दुखी क्यों होगा, ये तो मुझे सूट नहीं हुआ। आपको सूट हुआ तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव का मतलब एक्सप्रेशंस, व्यक्त करना, किसी चीज को अच्छे से व्यक्त करना, एक्सप्रेशन देना। तो कोई हड्डियां नहीं बनाई एक्सप्रेसिव था, इसका मतलब अपनी सैलरी जो बढ़ी उसके बारे में वो एक्सप्रेसिव था, मतलब बात को बताने वाला था। सारे कंफ्यूजिंग जा रहे हैं, चलते हैं आगे। टू से क्लियरली व्हाट यू फील और थिंक अबाउट इट, क्लियरली बोलना जो आप फील करते हो या फिर उसके बारे में सोचते हो। मैड नो बोन्स, देखते हैं एक और बचा है वो देख लेते हैं। शेयरिंग वंस थॉट, किसी के विचारों को शेयर करना, तो यहां पे उसकी सैलरी बढ़ी, गेटिंग ए हाइक, सैलरी में जो बढ़ोतरी मिली उसको, उसके ऊपर उसने कोई हड्डियां नहीं बनाई, तो उसके ऊपर हड्डियां नहीं मिला, मतलब उसके ऊपर उसने किसी के थॉट्स को क्या किया, मतलब खुद के थॉट्स को शेयर किया, अपने विचार। सैलरी बढ़ी, उसके ऊपर विचार को उसने क्या किया, शेयर किया। तो विचार शेयर करना, ओपिनियन देना, ये ओपिनियन थोड़ी है इसके अंदर, उसकी सैलरी मिली उसके बारे में तो वो बताएगा। तो ये भी मुझे सही नहीं लगा, तो सबसे बेस्ट तो मुझे अभी डी ऑप्शन लग रहा है। कैसे कैसे, क्योंकि मुझे एक सेंस चमका है मेरा, मुझे एक पॉइंट मिला है। मेड नो बोन्स, हड्डी मत बनाना। हड्डी का मतलब क्या होता है, हड्डी, कबाब में हड्डी याद आ रहा है मुझे, यहां से आपको रिलेट करना आना चाहिए। हड्डी का मतलब हड्डी, हड्डी क्या होती है, हड्डी हड्डी होती है, ठीक है, लेकिन वैसे हड्डी क्या होती है तो सबको ही पता है, हड्डी हड्डी होती है। हड्डी होती क्या है, हड्डी मतलब यूज करते हैं, इसका मतलब ये है ना, ये हड्डी बना हुआ है, मतलब अड़चन, रुकावट। कबाब में हड्डी, रुकावट मतलब उस चीज को आप सही से कर ना पाओ, रुक जाना। और यहां पे हड्डी ना होना मतलब क्लियरली, क्लियर होना, चीज क्लियर होना, बिल्कुल स्मूथ होना। तो स्मूथ होना, एक्सेजरेट तो बढ़ा चढ़ाकर है। मैड नो बोन्स मतलब उसने कोई हड्डी नहीं बनाई, मतलब अड़चन नहीं आने दी, मतलब हिचकिचाया नहीं। मैड नो बोन्स का मतलब क्या है, हिचकिचाया नहीं। हिचकिचाना, ना हिचकिचाना मतलब बिल्कुल क्लियर फॉर्म में बोलना, बिना रुकावट के, बिल्कुल स्मूथ वे में बोलना। तो एक्सेजरेटिंग सिंपल वे में बोलना नहीं है, क्लियर वे में बोलना नहीं है, तो बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। और यहाँ पे हड्डी नहीं बनाई मतलब कोई अड़चन नहीं आई, मतलब हिचकिचाया नहीं। जैसे बोलते हैं ना गले में हड्डी अटक जाना, मतलब ये बहुत सारे आप रिलेट करो हड्डी को। हड्डी का रियल मीनिंग क्या होता है, कबाब में हड्डी मतलब टांग अड़ाना बीच में किसी के, ठीक है, टांग अड़ाना, या फिर आप बोल सकते हो रुकावट वगैरह उस फॉर्म में, ऑब्स्टेकल्स की फॉर्म में। और गले में हड्डी अटकना, हड्डी अटकना इसका मतलब वो चीज आपकी, मतलब उस चीज में गले में हड्डी अटकना इसका मतलब क्या है,
हड्डी अटक जाती है इसका मतलब वो चीज आगे नहीं जा पाती, स्मूथ नहीं रह पाती, मतलब अड़चन आना इस तरीके से। तो हड्डी है इसका मतलब अड़चन है, तो हड्डी नहीं है इसका मतलब क्या है, स्मूथ चल रहा है, क्लियर चल रहा है। तो एक्सेजरेट तो बढ़ा चढ़ाकर हो गया, ये तो स्मूथ से ऊपर हो गया, मतलब डींगे हाँकना, तो ये एडवांस लेवल पे चला गया, कोई मीनिंग नहीं है उसका दूर दूर तक। मैड नो बोन्स ओनली, हड्डी नहीं बनाई मतलब स्मूथ चला था। वेरी सैड दुखी तो नहीं है, क्लियर है, स्मूथ है तो दुखी नहीं होगा, तो ए गया बी गया। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेशन देना, हाँ एक्सप्रेसिव मतलब दूसरों को समझ, एक्सप्रेसिव का मतलब वो होता है जो क्या करे, अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए अपनी फीलिंग्स को, जो जिससे दूसरे सेटिस्फाई हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और क्लियरली से जो सोचते उस बात को क्लियरली बोलना, बिना हिचकिचाए बोलना। अब दोनों में ज्यादा सही कौन सा, बेस्ट कौन सा है, क्योंकि हड्डी के अकॉर्डिंग देखें तो हड्डी नहीं बनाना इसका मतलब तो क्या है, वो क्लियरली बोले जा रहे हैं। एक्सप्रेसिव का मतलब दूसरे इंप्रेस हो रहे हैं, हड्डी ना बनाना से हड्डी ना आने देना बीच में, इसका मतलब हिचकिचाहट को रोकना है। हड्डी ना हड्डी होना, इसका मतलब हिचकिचाहट रोकना है। तो हिचकिचाहट रोकना है इसका मतलब वो अपनी बात क्या कर रहा है, डायरेक्ट बोले जा रहा है। तो उससे जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग इंप्रेस हो, जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग उसकी बात को समझ पाए। एक्सप्रेसिव का मतलब ये ना, एक्सप्रेस कर देना चीज को, क्लियरली समझा देना किसी को बात। एक्सप्रेसिव का मतलब तो ये होता है समझाना। और यहां पे बोला मैड नो बोन्स मतलब हड्डी मतलब रुकावट नहीं है, अड़चन नहीं है, हिचकिचाया नहीं। तो आप कोई बंदा बिना हिचकिचाए बोले तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी पूरी बात सामने वाले को समझा दे। 50% पे चला गया ना। और क्लियरली से का मतलब जो आपको फील हुआ, जो आपने सोचा, थिंक आपके माइंड में आई, और जो आपको फील हुआ अबाउट इट, इसके बारे में, उसको आप क्लियरली बोल दो, क्लियरली बोल दो। तो ये 100% पे जा रहा है ना। हर चीज लेकर आ रहा है, नेगेटिव भी लेकर आ रहा है, पॉजिटिव भी। हो सकता है उससे इंप्रेस हो सकता है उससे इंप्रेस ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैड नो बोन्स का मतलब क्या है, कोई अड़चन नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, बस स्मूथली बोल दिया। तो ये ज्यादा बेस्ट समझ में है ना। एक्सप्रेसिव और आपका डी वाला है ना, इन दोनों में कंफ्यूजन है। अब क्लियर हुआ ना दोनों में कैसे अलग अलग। एक्सप्रेसिव का मतलब तो एक्सप्रेस कर देना, मतलब सामने वाले को समझ में आ जाए। और क्लियरली से का मतलब बिना हिचकिचाहट के बोलने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ में आए। आप, मैं बोल रहा हूं, मैं मेरी बात बोल रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोले जा रहा हूं, कहां अटक आ रहा हूं मैं, नहीं अटकता ना, नहीं अटक रहा है, इसका मतलब जरूरी तो नहीं है कि सामने वाले को समझ में, हाँ आपको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मुझे भी कॉन्फिडेंस है 100% कि 100% गारंटी है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको समझ में ना आता हो, 100% गारंटी है। तो इस बात पे एक पॉइंट और नोट करो आप लोग प्लीज मुझे ना फीडबैक दिया करो कमेंट सेक्शन में। फीडबैक देने से कमेंट सेक्शन में आपका कोई पैसा नहीं लगता, वहां पे कोई पेड नहीं है आपके लिए, मैं पेमेंट नहीं ले रहा आप लोगों से। क्योंकि उस चीज से जब आप फीडबैक देते हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कैसे फीडबैक दो, देखो पॉजिटिव फीडबैक आएगा, इसका मतलब क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन मिलता है कि यार बहुत मतलब तू मेहनत कर रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है। और बाई चांस कुछ नेगेटिव फीडबैक आता है कहीं से, तो इसका मतलब वहां से इंप्रूवमेंट आता है, पता लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, उसमें अपने को सुधार करना चाहिए। तो दोनों फीडबैक क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। तो वो वाली बात है। तो आप फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, हर एक के लिए कंपलसरी मान लो, एक टाइप से गुरु दक्षिणा की फॉर्म में। तो आप लोगों ने फीडबैक देना ही देना है। और एक लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक से भी ऐसे फीलिंग आती है अच्छे वाली, कि मतलब क्योंकि एक टाइप से अटेंडेंस की फॉर्म में देख लो। क्योंकि देखो जब व्यूज आते हैं और व्यूज के अकॉर्डिंग लाइक कम होते हैं, तो ऐसे लगता है कि मतलब नॉर्मल बच्चा आया देख के और ढंग से देखी नहीं वीडियो, या फिर एक बार देख कर चला गया। तो वहां से ये पता नहीं लगता कि कितने स्टूडेंट रियल में देख रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स रियल में पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स रियल में कुछ सीख रहे हैं यानी मेरी क्लासेस से, ठीक है, और कितने रियल में डेडिकेशन के साथ क्लासेस ले रहे हैं। तो ये आज से आपका लाइक वाला क्या एक टाइप से अटेंडेंस है आप लोगों के लिए। तो लाइक जरूर किया करो आप लोग, कि वहां से ये पता लग जाए मुझे, क्योंकि आप लाइक करोगे तो वहां से मैं ये पता कर लूंगा लाइक किया, इसका मतलब स्टूडेंट ने मेरी क्लास लगाई है, इतने स्टूडेंट क्लासेस रेगुलर लगा रहे हैं। तो लाइक इस फॉर्म में अपने लेकर चलेंगे। और जो कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप लोगों ने देना ही देना है, ठीक है, चाहे कैसा भी हो। तो ये हो गया आपका। तो यहां से अपना डीए बेस्ट है। और शेयरिंग का मतलब थॉट शेयर करना, वंस खुद की थॉट मतलब अपनी सोच बताना, मेरी सोच ऐसी है वैसी है। अब एक तो बिना हिचकिचाए लड़खड़ाए बोलना, एक सोच बताना, दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब ज्यादा सही कौन सा है, बिना हिचकिचाए बोलना, तो डी ऑप्शन ही बता रहा है। ऑप्शन अपने यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या, बता नहीं पाया आप लोगों को। इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई लास्ट के अंदर जाकर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या है, डी आपका आंसर है। क्लियर हुआ? आई थिंक अब आप लोगों के ये जो
ईडियम फ्रेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसे करना होता है ईडियम फ्रेज को, डेप्थ के अंदर करना होता है, उसके अंदर उसका रियल मीनिंग भावार्थ ढूंढना होता है, उसके अंदर क्या मीनिंग छुपा हुआ है उस एग्जाम्पल के अंदर वो देखना होता है। डायरेक्ट उस एग्जाम्पल को नहीं देखना कि जैसे बोला है वैसा का वैसा मीनिंग नहीं होता, वैसे भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो और आपको अगर कंफ्यूजन हो ऑप्शंस के अंदर किसी भी वे में, क्लो टेस्ट में भी होते हैं स्टूडेंट्स को और फिलर्स वगैरह में भी होते हैं, तो उन ऑप्शंस को आपस में लड़ाया करो, मतलब कंपेयर किया करो कि आपकी कौन सा बेस्ट है उनमें से, अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बेस्ट है। तो आपस में कंपैरिजन सबसे बेस्ट टेक्निक है। कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी करवा, इस तरीके से सोचना, आपको इतना डेप्थ में जाकर सोचना है। पहले आप नॉर्मल वे में देखोगे, फिर और डेप्थ में जाओ, फिर जो ऊपर वाली बात है उसके अकॉर्डिंग आप और ज्यादा डेप्थ में कि इस बात के अकॉर्डिंग कौन सा ज्यादा अच्छा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, अपने आप आपको मीनिंग ले जाएगा। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो और डेप्थ में सोचो कि इसका क्या मीनिंग है, और डेप्थ में जाए, उसके अंदर और घुसो, तो आपको और अंदर, जितना अंदर घुसोगे उतना ही ज्यादा आपको धीरे धीरे डिफरेंस दिखने लग जाएगा उनके अंदर। जैसे आप ऑप्शंस में अंदर घुसोगे, उन ऑप्शंस के जिसमें कंफ्यूजन है उनकी डेप्थ में जाओगे तो आपको अपने आप डिफरेंस मिलने लग जाएगा कि इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में हल्का सा डिफरेंस जरूर होगा, हल्का सा हो चाहे, आपको पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या है। और जैसे वो डिफरेंस मिला उसके बाद जो ऊपर की बात है उसको देखो, उसकी डेप्थ में जाओ तो वो बता देगा वो ऊपर वाली बात कि कौन से वाले को वो सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस होता ही तो वो बात भी है ना, जब डिफरेंस आएगा तो वो बात भी एक को सपोर्ट करेगी, दोनों को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगी, एक को ज्यादा सपोर्ट करेगी, और जिसको ज्यादा सपोर्ट कर रही है वो ऑप्शन आपका वहां पे आंसर होगा, वो बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर हो आप लोगों को, समझ में आया? तो इस तरीके से ईडियम फ्रेज कोई भी हो, कोई भी जो भी आपके पैटर्न है उनको ऐसे करना होता है डेप्थ के साथ। कोई भी पैटर्न हो, ईडियम फ्रेज हो, फ्रेजल वर्ब, कुछ भी हो, अपने को दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि अपना चमका हुआ है, साइंस चमका हुआ होना चाहिए। पिक्चर बनाकर करना आपको सारे, कोई भी सब्जेक्ट हो, पिक्चर बनानी आपका आने लगी और आपका साइंस चमक गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स वगैरह कोई भी क्वेश्चन हो, जब टाइम एंड वर्क वगैरह क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे ये टाइम एंड वर्क का है, आपको दिखना चाहिए काम करते हुए लोग वहां पे। बोट स्ट्रीम का है, आपको नाव जाती हुई दिखनी चाहिए, खुद को नाव में बैठ जाओ, खुद काम करने वाले लोगों के साथ खुद लग जाओ, या दीवार पे बैठ जाओ जो बन रही है उसके ऊपर, देख लो कि कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेन के अंदर अपने बात करें, जो सापेक्ष चाल, जो रिलेटिव स्पीड वगैरह होती है उसमें खुद बैठा करो। ट्रेन का सबसे बेस्ट है, ट्रेन में खुद को बैठा लिया करो, अपने आप हो जाएगा। बस इमेजिन करके खिड़की के पास बैठ जाया करो ट्रेन में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कभी भी ट्रेन का क्वेश्चन आए तो भाग के गए स्टेशन पे और जाकर ट्रेन में बैठेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्रेन में बैठे, वैसे नहीं बैठना। समझिए, माइंड के अंदर आपको इमेजिन करते हुए इमेजिनेशन की फॉर्म में बैठ, आपको कभी 100% गारंटी है किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आने वाली। और ये मैं फेंक नहीं रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती रियल के अंदर, एक जीके को छोड़कर। क्यों? क्योंकि जीके याद करना पड़ता है। और किसी भी सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में मुझे जो आपके बीटेक के सब्जेक्ट्स हो, ईडीसी वगैरह हो गया, आपका सिग्नल एंड सिस्टम हो गए, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे के सारे अभी तक आते हैं। इतना टाइम हो गया छोड़े हुए, फिर भी अब तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, क्योंकि एक बार जो बनाए थे वो बड़े ही शानदार बनाए थे। समझ में आई चीज? मतलब डेप्थ में बनाए तो उनकी रियलिटी पता लग गई, उसके बाद में क्या दिक्कत है। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट है वो सारा एक ही होता है, सारा का सारा माइंड होता है, आपका सोचने का तरीका होता है। सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, बस आपका तरीका होना चाहिए, आप सोचते कैसे हो। तो मैं तो सारे सब्जेक्ट को लिंक करके चलता हूं, एक ही तरीके से सारे सब्जेक्ट करता हूं। और रियल में देखना, जब आपका ऐसा सेंस बन गया ना, आपको बड़े मजे आएंगे। कोई भी एग्जाम आपको दे दो, आपको डर नहीं लगेगा, आपको बस फोड़ दोगे उस एग्जाम। कैसा भी एग्जाम, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप एग्जाम में बैठ गए ना, उस एग्जाम की आपने वाट लगा देनी है। सीरियसली रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आप लोगों को, किसी पेपर में दिक्कत नहीं होती कभी भी, किसी भी पेपर के अंदर, कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कितना ही टफ, कैसे ही लेवल का पेपर आ जाए, कभी दिक्कत नहीं हुई आज तक। तो एक बार करके देखना, आपको पता लगेगा। कुछ एक स्टूडेंट्स का जिनका बना है, चमका है, उनको तो पता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, अलग से नहीं करना होता किसी सब्जेक्ट को, सारे एक ही बेस में चलते हैं। बस आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, आपको सोचने का तरीका होना चाहिए कि आप कैसे सोचते हो। क्लियर है? तो वर्क करो अपने सेंसेस पे, और अपने सेंस को डेवलप करो, अपने माइंड को डेवलप करो, ताकि आपको किसी टीचर, किसी भी फैकल्टी और किसी पे भी आपको डिपेंड ना रहना पड़े, ताकि आप खुद से कॉन्सेप्ट तैयार कर वो डिपेंड नहीं रह पाओगे। क्या पता कहीं उसमें गड़बड़ हो, उसकी उस टीचर को मतलब अच्छे से चीजें क्लियर ना हो, तो वो आपके लिए भी तो नुकसानदायक हो सकता है कि आप उसी जैसा वो गलत सिखा रहा है वैसा ही आप सीखे जा रहे हो। होता है कि नहीं होता? कोई गलत पढ़ा रहा है, आप मानते हो कि हाँ वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, तो उसके वे में ही आप चलते जा रहे हो, तो आप भी तो गलत कर रहे हो, फिर आपका लॉस है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डेवलप करो अपने माइंड को, सेंस डेवलप करो, डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, सीरियसली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप खुद पे डिपेंड हो जाओगे, सबसे बेस्ट चीज होती है।
ठीक है, तो वर्क करना, रिवाइज करना क्वेश्चंस वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपने वर्किंग ऑफ इंग्लिश करेंगे, एक क्लास में वर्किंग ऑफ इंग्लिश और दूसरी क्लास में एप्लीकेशन, उसकी यूजेस एग्जाम के अंदर कैसे उनको यूज करना है, ठीक है। तो रिवाइज कर लेना क्लास को अच्छे से और फीडबैक जरूर दे देना, और क्लास का भी फीडबैक दे दिया करो कि आज की क्लास कैसी थी, क्या आपको नया सीखने को मिला, समझ में आ रही चीज, ये फीडबैक भी आप लोग दिया करो, समझ में आ रही चीज। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।